मेरा नाम रोहन है और मैं एक सरकारी बैंक में काम करता था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी बेबी रूपाली, जो बहुत खूबसूरत और दिलकश थी, अब माँ बनने वाली थी। ये हमारे ज़िंदगी का बहुत ही खुशगवार वक्त था और हमारे ज़िंदगी का बहन बहुत पुरजोश थे। इसी दौरान एक ऐसी बात पेश आई जिसने हमारे ज़िंदगी को थोड़ा बदल दिया। इसी दौरान एक ऐसा बात पेश आई, मेरी नौकरी में ट्रांसफ़र का हुक्म आ गया। मुझे दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया गया और इस सूरत-ए-हाल ने हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। रूपाली की सेहत और इस की देखभाल मेरी पहली तरजीह थी। मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त इसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हमल के दौरान इसे हर लम्हा देखभाल और सहारे की ज़रूरत थी। इस मसले का हल तलाश करने के लिए मैंने रूपाली के वालिदैन को बुलाया। मैंने उन्हें पूरी सूरत-ए-हाल तफसील से समझाई और बताया कि मेरी ट्रांसफ़र इस शहर में हो गई है, जहाँ फिल मैं रिहाल में रूपाली की मुनासिब देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो रूपाली को अपने साथ ले जाएं, ताकि वो अपने मायके में अपनी माँ के पास महफूज और आराम से रह सकें। रूपाली के वालिदैन ने मेरी बात समझी और हमारी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरन रज़ामंदी दे दी। उन्होंने रूपाली को अपने घर ले जाने का फ़ैसला किया, ताकि वो हमल के उस अहम वक्त में बग़ैर किसी परेशानी के रह सके। इस फ़ैसले ने यकीन था कि मेरी बीवी अपने ख़ानदान के दरमियान महफूज और खुश रहेगी। जब मेरी बीवी रूपाली मायके चली गई, तो मेरे लिए घर में अकेला रहना एक नई चैलेंज बन गया। अब मुझे खुद खाना बनाना, घरेलू काम करना और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी थीं। चूंकि मेरी नौकरी काफ़ी मसरूफ़ थी, इसलिए मैं उन सब कामों को लेकर थोड़ा परेशान था। मेरी नौकरी में हाल ही में प्रमोशन हुआ था और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अब बेहतर ज़िंदगी के लिए एक नए फ्लैट में शिफ्ट करना सही रहेगा। मैंने अपने लिए एक नया और आरामदेह फ्लैट चुना और वहाँ रहने लगा। जिस शहर में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी, वहाँ मेरी मामी और उनकी बेटी भी रहती थीं। कुछ अरसा पहले मेरे मामा का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और इस वजह से मेरी मामी और उनकी बेटी अकेली रह रही थीं। जब मामी को पता चला कि मेरी ट्रांसफ़र उनके शहर में हुई है, तो एक दिन वो मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आईं। जब मामी आईं तो उन्होंने दिलचस्पी से पूछा, रोहन? तो उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से मुझसे पूछा, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने उन्हें सूरत-ए-हाल समझाते हुए बताया, मामी, रूपाली का 6ठा महीना चल रहा है और उस हालत में उसे अकेला छोड़ना सही नहीं था। इसीलिए मैंने उसे मायके भेज दिया है, जहाँ उसके माँ बाप उसकी ठीक से देखभाल कर सकें। मामी ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, अब तुम अकेले हो तो घर का काम और खाना बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि काम का दबाव पहले से ही बहुत ज़्यादा है और अगर घरेलू काम खुद करने लगें तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। इसलिए मैंने मामी से कहा, मामी, मैंने सोचा है कि कोई काम वाली रख लूं। इससे मुझे घर के काम करने में आसानी होगी। मामी ने फौरन जवाब दिया, रोहन, काम वाली रखने की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी बीवी वापस नहीं आती, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हें किसी काम वाली की ज़रूरत नहीं होगी। मामी के इस तजवीज़ को सुनकर मैं थोड़ा राहत महसूस करने लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मामी और घरेलू मेरी मदद करेंगी तो मुझे अपने काम और घरेलू जिम्मेदारियों के दरमियान तालमेल बैठाने में आसानी होगी। साथ ही मैंने तय किया कि मामी को उनके वक्त और मेहनत के लिए कुछ पैसे दे दूंगा, ताकि उन्हें भी ये महसूस हो कि मैं उनकी मदद का एहतराम करता हूँ। अगले दिन जब मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, मेरी मामी ने मुझे एक खबर दी
उन्होंने बताया, रोहन, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाना होगा। वो बीमार हैं और उन्हें मेरी देखभाल की ज़रूरत है। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उनकी मजबूरी को समझा और कहा, मामी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। ख़ानदान की देखभाल सबसे पहले है। मैं यहाँ मेंज कर लूँगा। मामी ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा। रोहन, तुम्हें घर और काम के दरमियान परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इंकिता को तुम्हारी मदद के लिए भेजने का फैसला किया है। वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर के कामों में मदद करेगी। इंकिता मेरे मामा के गुजर जाने के बाद से अपनी माँ के साथ ही रहती थी। मैंने मामी के तजवीज़ को खुशी से कबूल करते हुए कहा, ठीक है मामी, इससे मुझे भी काफ़ी राहत मिलेगी। इस दिन अतवार था और मैं घर पर ही आराम कर रहा था। सुबह देर तक सोने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और अपने फ्लीट में कुछ काम निपटाने लगा। दोपहर के करीब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं सोचने लगा, मैंने जैसे ही दरवाज़ा सकता है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें कुछ पल के लिए खुली की खुली रह गईं। सामने खड़ी लड़की बहुत खूबसूरत और दिलकुश थी। इसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट थी। मैंने उसे कुछ पल के लिए देखा और हिचकचा गया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि अंकिता इतनी खूबसूरत होगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, रोहन भैया, मैं अंकिता हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। उसकी आवाज़ में एक सहज और खुद एतमादी थी। मैं जल्दी से अपने होश में आया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकिता, अंदर आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम आने वाली हो। अंकिता ने अंदर आते हुए कहा। माँ ने कहा था माँ ने कहा था कि आपको घर और ऑफिस के काम में दुश्वारी हो रही है, तो मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और चाय की पेशकश की। इसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, पहले मुझे बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और महसूस किया कि इसके आने से मेरा घर का माहौल थोड़ा बदलने वाला है। मैंने और कुछ नहीं कहा। अंकिता ने घर का काम करना शुरू कर दिया। वो बड़े सहज और खुद एतमादी से सारे काम निपटा रही थी। मैं इसे हरकत में एक अलग ही कशिश थी। इसकी हर एक हरकत में एक अलग ही कशिश थी। इसका रूप और शख्सियत इतना असर अंगेज था कि मैं अपनी नज़रें इस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी बेवी रूपाली से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की शायद कभी नहीं देखी। ये ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था और मैं खुद पर थोड़ा हैरान था। मैं सोचने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की और फिर भी इसे यहाँ मेरे लिए काम करना पड़ रहा है। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि मामी ने इंकिता को इस तरह से काम करने के लिए भेज दिया। इंकिता ने हल्के और आरामदेह कपड़े पहने थे, जो शायद घर में काम करने के लिए सही थे। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनने देती है। इसके अलावा मैं ये भी सोचने लगा कि अंकिता की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन मामी ने अब तक इसकी शादी क्यों नहीं की। ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था और आखिरकार मैंने उससे सीधे पूछने का फैसला किया। जब अंकिता किचन में काम कर रही थी तो मैंने आहिस्ता से पूछा, अंकिता, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने आहिस्ता से पूछा। उसने थोड़ा रुककर मेरी तरफ देखा और इसके चेहरे पर हल्की उदासी झलक उठी। वो बोली, रोहन भैया, पापा की मौत के बाद से माँ के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अकेले ही सब संभाला है। इस दरमियान मेरी शादी के बारे में सोचने का वक्त और हालात दोनों ही नहीं थे। इसकी आवाज़ में गहराई और दर्द था। ये सुनकर मुझे महसूस हुआ कि इंकिता की जिंदगी में कितनी मुश्किलात आई होंगी। मैंने इसे समझाते हुए कहा, ये सच है कि मामी ने तुम इतनी
खूफी कुछ संभाला है। तुम्हारे लिए तुम अच्छा रिश्ता आसानी से आ सकता है। तुम्हारे लिए कोई भी बच्चा रिश्ता आसानी से आ सकता है। मामी को तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए। इनकेता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। माँ ने मेरी शादी के बारे में सोचा जरूर है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे माँ और मैं दोनों कबूल कर सकें। इसकी बात सुनकर मुझे इसकी सूरत-हाल और ज्यादा समझ में आने लगी। मैंने महसूस किया कि उनकेता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी। मैंने महसूस किया कि उनकेता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि अपने खानदान के लिए बहुत जिम्मेदार और वक्फ भी थी। शुरू में वो अपने काम में पूरी तरह मसरूफ रहती थी और अपने फ़राइज़ को बड़ी ही ईमानदारी और लगन से निभा रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि उनकेता के रवैये में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी है। वो अब अपने काम को बहुत तवज्जो और मेहनत से करने लगी थी। हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती और मेरे लिए हर चीज़ को बिल्कुल कामिल बनाने की कोशिश करती। एक दिन जब हम बातें कर रहे थे, उसने अचानक मुझसे मेरी बाईवी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसने मेरी बाईवी की आदतें, पसंद नापसंद और हमारे रिश्ते के बारे में तफसील से जानना चाहा। ये सब देख बब हैरान था, लेकिन मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा शायद वो आम तजस्सुस के तहत पूछ रही है। मैंने उसे बताया कि मेरी बेवी कुछ महीनों तक यहाँ नहीं आएगी, तो उसने बड़ी दिलचस्पी और खुशी से रद्द-ए-अमल दिया। इसकी खुशी ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। मैंने सोचा कि ये एक आम रद्द-ए-अमल हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर हरकत और ज़्यादा अजीब लगने लगी। अब इनकीता मेरे लिए हर रोज़ अलग अलग किस्म के मज़ेदार पकवान बनाने लगी। वो हर बार कुछ नया बनाने की कोशिश करती और ये यकीनी बनाती कि वो मेरी पसंद का हो। शुरू में मैंने सोचा कि ये उसका काम है और वो इसे जिम्मेदारी के साथ निभा रही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो सिर्फ खाना बनाने तक महदूद नहीं थी। उसने मेरी पसंद के कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। मुझे ये देखकर अजीब लगा। मैंने एक दिन उसे कहा, इनकीता, तुम्हें जो काम करने के लिए कहा गया है बस वही करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनने की बजाय अपने तरीके से काम करती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे साथ ऐसा रवैया अपनाना शुरू कर दिया जैसे वो मेरी बीवी हो। वो मेरे लिए चीज़ें तरतीब रखती और यहाँ तक कि मेरे आराम का ख़ास ख्याल रखने लगी। इसके इस रवैये ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसकी हरकत में एक किस्म का जज्बाती जुड़ाव झलकता था, जो मुझे अजीब और परेशान करने वाला लग रहा था। इसे मेरे घर आए 10 दिन हो गए थे। मैंने पूछा, उनकीता, मामी कब आएंगी? तो उसने कहा, रोहन दादी की तबीयत इसलिए माँ अभी कुछ दिन गांव में रहेंगी। उसका ये कहना मुझे सही लगा और मैंने कहा, ठीक है। अब इनकीता के पहनावे में भी एक बड़ी तब्दीली आने लगी थी। वो साड़ी पहनने लगी थी। साड़ी में उसका रूप और भी निखर जाता था। अब किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती थी। उसकी चाल ढाल, उसकी मुस्कुराहट और साड़ी में उसकी खूबसूरती ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया था। वो अपने बालों में गुजरा भी लगाने लगी थी। गुजरे की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल जाती और जब मेरे पास से गुजरती तो वो खुशबू मेरे मन को मोह लेती। हर बार जब मैं उसे साड़ी में देखता तो अचानक ही मेरी बीवी की यादें मेरे मन में अभरने लगती। मुझे ऐसा लगने लगा कि उनकेता जानबूझकर मेरी बीवी की तरह बनने की जोशिश सना था, मेरी बीवी की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। उसने इसी की बुनियाद पर खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। इसकी हरकत और पहनावा आहिस्ता इस तरफ कोशिश कर रही थी। इस हरकत और पहनावा आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ इशारा कर रहे थे। जब भी मैं उनकेता को इस रूप में देखता तो मेरी बीवी की बहुत याद आती। एक अजीब सी अलझन मेरे मन में
पैदा हो जाती। मुझे ऐसा लगता कि मैं उसे गले लगाऊं और उस पल को अपने साथ बांध लूं। इनकीता का ये बदलता रवैया और अंदाज मुझे और भी उलझन में डाल रहा था। वो कभी मेरी बेबी की तरह पेश आती तो कभी पूरी पा रहा था कि वो ऐसा क्यों में दिखती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसके इन तब्दीलियों के पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है। अब मैंने उसे कहा, आगे से तुम फुल ड्रेस पहनना, शॉर्ट ड्रेस मत पहनना, क्योंकि इस ड्रेस में तुम्हें देखकर मुझे अजीब लगता है। एक तो घर में अकेला मर्द हूं और इनकीता जवान और खूबसूरत है। अगर मेरे सामने कोई खूबसूरत लड़की बार 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 शॉर्ट ड्रेस में आ रही हो तो कोई भी मर्द मुतासिर हो सकता है, लेकिन इनकेता एक औरत होते हुए भी बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। ये वाकया इतना गैर मुतवक्कित था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। इस दिन उनकेता ने हमेशा की तरह सारे घर का काम निपटाया और जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। इनकेता अलजहन में खड़ी खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। मैंने इसकी परेशानी भांप ली और कहा, इनकेता, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर कैसे जाओगी? मामी भी गांव गई नहीं है। आज रात यहीं ठहर जाओ और तुम्हारे घर पर कोई नहीं है। आज रात सुबह जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। पहले तो वो थोड़ी हिचकचाई, लेकिन फिर उसने मेरी बात मान ली। वो बोली, ठीक है रोहन भैया, अगर आपको कोई दुश्वारी ना हो तो मैं आज रात यहीं रख जाती हूँ। इनकेता ने इस रात के लिए खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठ कर खाना खाया। ये पहली बार था जब हमने एक साथ इतनी सहज से वक्त गुजारा। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और टीवी देखने लगा। मैंने इनकेता से कहा, तुम हाल में सोफे पर सो जाओ, वहीं तुम्हारे लिए आरामदेह रहेगा। इनकेता दिन भर के काम की वजह से बहुत थकी हुई थी। इसने कुछ देर तक उधर उधर की चीजें ठीक कीं और फिर सोफे पर लेट गई। थकावट के सबब वो कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। मैं अपने कमरे में टीवी देखता रहा। रात के तकरीबन 12 बज गए थे। अचानक मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। किचन से लौटते वक्त वो सोफे पर इनकीता पर पड़ी। वो सोफे पर गहरी नींद में थी और रात की मध्यम रोशनी में इसका चेहरा बहुत ही परसुकून और खूबसूरत लग रहा था। इसके खुले बाल उसके गालों पर गर रहे थे और खिड़की से आती ठंडी हवा इनके साथ खेलती थी। वो नींद में बार बार अपने बालों को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बॉल फिर से उसके चेहरे पर आ जाते। इसकी छोटी सी बेचैनी और मासूमियत मुझे अंदर तक छू गई। जब मैंने इसे सोते हुए देखा तो मैं इसकी तरफ और मुतासिर होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके पास पहुंच गया और नीचे बैठ गया। मैंने इसके गाल पर पड़े बालों को समेटने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक बिजली चमकी और इनकेता डर कर मुझे मजबूती से गले लगा लिया। इनकेता नींद में थी, लेकिन मेरा लम्स पाकर वो पूरी तरह जाग गई। इसका ये लम्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा, वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने भी इसे गले लगा गई। हमने एक दूसरे के गले लगकर खुद को भूलना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त बाद बारिश रुक गई और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह मेरी आंख खुली और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सूरत-ए-हाल में मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जल्दी से इनकेता को पास से हटा दिया और अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में मेरी बेवी का चेहरा घूम रहा था। अगर उसे ये सब पता चला तो वो मुझे तलाक दे देगी और मुझे अपने आने वाले बच्चे को भी खोने का डर था। मैं बार बार सोच रहा था कि अगर हररमा खानदान वालों को ये पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे
उनकी नज़रों में मेरा एहतराम किया रह पाएगा? उन ख्यालात ने मेरा सर भारी कर दिया था। मैं पूरी तरह अलझा हुआ था और मेरे मन में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला। मैंने देखा इनकेता अंदर आ रही थी। वो नहा चुकी थी और इसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी और संजीदगी का तासुर था। उसने आहिस्ता से सर झुकाया और कहा, रोहन, रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे मन में जुर्म का एहसास जाग उठा और मैंने फौरन कहा, उनकेता, मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो। लेकिन इनकेता ने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहा, रुको रोहन, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। ये सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। इनकेता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं मैंने देखा है कि तुमने मुझे कभी गलत नज़रों से नहीं देखा, और यही बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसने कहा, तुमने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने से मना किया और फुल ड्रेस पहनने के लिए कहा। ये काम मेरी माँ को करना चाहिए था, लेकिन तुमने किया। तुम्हारा ये रवैया बताता है कि तुम कितने अच्छे और ईमानदार इंसान हो। इनकेता थोड़ी रुककर फिर बोली, रोहन, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में थी। मैं तुम्हारी मामी की बेटी हूँ और फिर भी तुमने कभी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं तुम्हारी बेवी की किस्मत से जुलने लगी थी। इसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मुझे तुम्हारी बेवी की किस्मत से जुलन हो रही थी, क्योंकि तुम्हारे जैसा ईमानदार और समझदार शौहर उसे मिला है। इसीलिए मैंने तुम्हारी बेवी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और इसी की तरह रवैया अपनाने लगी। इनकेता ने अपनी बात को और किया और वाज़ेह करते हुए कहा, मैंने साड़ी पहनना शुरू किया, गुजरा लगाया, ये सब तुम्हें मुतासिर करने के लिए किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। तुमने हर बार अपनी हुदूद कायम रखी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में ईमानदारी थी। इसने कहा, सच कहूं रोहन, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। तुमने मुझे ये सिखाया कि सच्चे इंसान वही होते हैं जो हर सूरत-ए-हाल में अपने किरदार को बरकरार रखते हैं। इनकेता की सारी बातें सुनने के बाद में गहरी खामोशी में डूब गया। इसके अल्फाज ने मेरे मन में कई जज्बात जगा दिए थे, पिछतावा, जुर्म का एहसास और एक नई समझ। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक बात वाज़ेह थी कि ये सब ख़त्म होना चाहिए। कुछ वक्त बाद मैंने आहिस्ता से कहा, इनकेता, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी मदद के लिए जितना चाहो पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन कल से तुम मेरे घर मत आना। मेरी ये बात सुनकर इनकेता ने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं थी। इसने सुकून से जवाब दिया, रोहन, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। मैं तुम्हारी बेवी को इस बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें, इस खानदान को बर्बाद नहीं होने दूंगी। जो हुआ इसके लिए मैं भी इतनी ही जिम्मेदार जितनी तुम। लेकिन ये सब अब यहीं ख़त्म होना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, रोहन। ये कहते हुए इनकेता उठी और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर चली गई। मैं इसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन इसके कदमों में अब कोई हिचकचाहट नहीं थी। इस दिन के बाद उसने मेरे घर आना बंद कर दिया। मेरी जिंदगी में जैसे एक खाली पिन आ गया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरी बेबी थी। इसकी आवाज़ में खुशी झलक रही थी। इसने कहा, रोहन, तुम बाप बन गए हो। ये सुनते ही मेरी आंखें खुशी से भर आईं।
मैं इस पल अपने सारे दुख और पछतावे को भूल गया। कुछ ही दिनों बाद मेरी बीवी घर वापस आ गई। अब मैं अपनी बीवी और बेटे के साथ एक खुशगवार जिंदगी जीने लगा। एक दिन की बात है, मैं अपने घर के कामों में मसरूफ था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई डिलीवरी या पड़ोसी होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे के बाहर एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैंने थोड़ा हैरान हुआ और चारों तरफ दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। मैंने गिफ्ट उठाया और घर के अंदर लाया। ये बहुत खूबसूरती से पैक किया हुआ था। तत्सत से मैंने आहिस्ता आहिस्ता गिफ्ट को खोलना शुरू किया। गिफ्ट के अंदर छोटे बच्चे के लिए कई चीजें थीं, नन्हे कपड़े, खिलौने और एक गुजरा। गुजरे को देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे फौरन समझ में आ गया कि ये गिफ्ट इनकीता ने भेजा है। तभी मेरी बेबी ने मुझसे पूछा, ये गिफ्ट किसने रखा होगा? मैंने इससे कुछ नहीं कहा, बस गिफ्ट में रखी चीज़ों को गौर से देखता रहा। तभी मेरी नज़र गिफ्ट के अंदर रखी हुई एक चिट्ठी पर पड़ी। मैंने चिट्ठी को निकाला और खोलकर पढ़ा। इसने मेरे बेटे के लिए शुक्राने लिखे हुए थे, लेकिन चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था। मैंने अपनी बेबी से कहा, लगता है किसी ने हमारे बेटे के लिए तोहफा छोड़ दिया है, शायद कोई आशना होगा। मेरी बेबी ने इसे आम बात समझकर सर हिलाया और कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी हमारा बच्चा रोने लगा और वो बाकी सब कुछ भूल गई। इस दिन के बाद इनकीता मुझे फिर कभी नहीं दिखाई दी। इसने जो वादा किया था इसे पूरी तरह निभा दिया। वो हमारी जिंदगी से इस तरह चली गई जैसे वो कभी इसमें आई ही नहीं थी। हम शोहर बेवी अब अपने बेटे के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनकीता का गिफ्ट और वो चिट्ठी मेरे लिए एक ऐसी याद बन गई है जो मुझे हमेशा ये सिखाती है कि सही फैसले और कुर्बानी से रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।